नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपके साथ हर्ष भारद्वाज। क्या पीओके को मोदी सरकार वापस लेने जा रही है या सिर्फ ये बनी बनाई बातें हैं? क्या सरकार के पास पीओके को लेकर कोई पुख्ता इंतजाम है या फिर सिर्फ सरकार बयानबाजी कर रही है? क्या भारत ने एक समय में जो आधा कश्मीर खोया, क्या वो दोबारा भारत को हासिल हो सकेगा? आज इन सभी सवालों का जवाब श्रेष्ठ भारत आपको देगा। अगर एनडीए लोकसभा चुनाव में 400 से ज्यादा सीटें जीतता है तो पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर यानी पीओके को भारत में शामिल करना और 1962 में चीन द्वारा कब्जाई गई भूमि को वापस लेना संभव हो जाता। यानी बीजेपी की 400 सीटें आती तो पीओके भारत में आ जाता और साथ ही साथ चीन ने जो जमीन को कब्जा किया 1962 में वो भी हम ले लेते। ऐसा मोदी सरकार के मंत्री प्रताप राव जाधव ने कह दिया। 7 जुलाई की तारीख थी और ये बयान सामने आया। और अब तो ये भी कहा जा रहा है कि अगर जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव होते हैं तो जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव में बीजेपी अपने घोषणा पत्र में पीओके को वापस लाने का वादा कर सकती है, क्योंकि पिछले कुछ दिनों में मोदी सरकार के 4 अन्य दिग्गज मंत्री भी पीओके को लेकर आक्रामक बयान दे चुके हैं। राजनाथ सिंह, अमित शाह, एस जयशंकर और जेपी नड्डा ये कह चुके हैं कि पीओके भारत का हिस्सा है और इसे हम लेकर रहेंगे। पर क्या वाकई ऐसा हो सकेगा? सवाल है कि पीओके को लेकर बीजेपी नेताओं ने सिर्फ बयान दिए हैं या फिर कोई कदम भी उठाया है। डिफेंस एक्सपर्ट अनिल गौड़ के मुताबिक जम्मू कश्मीर रियासत की पूरी जमीन भारत की है। राजा हरि सिंह ने जम्मू कश्मीर रियासत को पूरी तरीके से भारत में मिलाने के कागज पर दस्तखत किए हैं। भारतीय संसद के दोनों सदनों ने 22 फरवरी 1994 को सर्वसम्मति से एक प्रस्ताव पारित किया, जिसमें इस बात पर जोर दिया गया कि जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है और पाकिस्तान को इसके कब्जे वाले जमीन को खाली करना होगा। दिसंबर 2023 में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने लोकसभा में जम्मू कश्मीर से जुड़े 2 विधेयक पेश किए। पहला जम्मू कश्मीर पुनर्गठन विधेयक 2023, दूसरा जम्मू कश्मीर आरक्षण संशोधन विधेयक 2023। दोनों सदनों से पास होकर ये विधेयक अब कानून बन गए। उन्होंने इन विधेयक को पेश करते हुए 2 बातें कही। पहली, जम्मू कश्मीर विधानसभा की 24 सीटें पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर यानी पीओके के लिए आरक्षित कर दी गई हैं, क्योंकि वो भारत का हिस्सा है। पहले जम्मू में 37 सीटें थीं, लेकिन अब 43 हो गई। वहीं कश्मीर में पहले 46 सीटें थीं, अब 47 हो गई। मोदी सरकार ने पीओके को लेकर कानून बदलकर इस दिशा में एक बड़ा कदम उठाया। अगर सरकार इससे आगे कोई प्लान बनाती भी है तो उसे सार्वजनिक नहीं किया जा सकता, क्योंकि सरकार की अपनी प्लानिंग होती है और ऐसी प्लानिंग जग जाहिर नहीं की जाती। अब सवाल उठता है कि अगर जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव होते हैं और पीओके को अगर बीजेपी अपने विधानसभा चुनाव के घोषणा पत्र में शामिल करती है तो इसके क्या मायने होंगे? इस बारे में जब हमने कई पॉलिटिकल एक्सपर्ट से बात की तो उनके मुताबिक राम मंदिर आर्टिकल 370 और सीएए के बाद अब पीओके को घोषणा पत्र में शामिल कर बीजेपी ये मैसेज देना चाहती है कि पार्टी मजबूती से अपने एजेंडे पर आगे बढ़ रही है। राम मंदिर बनने के बाद लोकसभा चुनाव 2024 में बीजेपी को अपने दम पर स्पष्ट बहुमत नहीं मिला। इससे कार्यकर्ताओं का मनोबल कमजोर हुआ है। अब एक बार फिर अगर पीओके के मुद्दे को बीजेपी अपने घोषणा पत्र में शामिल करती है तो इससे कार्यकर्ताओं का मॉरल बूस्ट होगा। हालांकि विधानसभा चुनाव में इस मुद्दे पर बीजेपी को जम्मू इलाके में भले ही सफलता मिल जाए, लेकिन कश्मीर में इसका ज्यादा असर नहीं होने वाला है, क्योंकि कश्मीर में हम देखते हैं कि बीजेपी का ज्यादा असर नहीं है, लेकिन जम्मू में है। लेकिन ये बात भी समझनी होगी कि पीओके को लेना इतना भी आसान नहीं है, क्योंकि हकीकत में ऐसा करना बेहद मुश्किल है। हमें समझना होगा कि भारत पीओके को मिलाएगा तो सिर्फ वहां की जमीन नहीं, वहां के लोग भी भारत का हिस्सा होंगे, क्योंकि वहां रह रहे लाखों लोगों को वहां से निकालना संभव नहीं होगा। पाकिस्तान के हिस्से वाले कश्मीर के लोगों की एथनिसिटी अलग है, वहां के लोगों की भाषा और रहन सहन बिल्कुल अलग है। ऐसे में हर चीज बंदूक की ताकत पर नहीं हो सकती। भारत के लिए पीओके को मिलाना आसान नहीं है जब तक कि वहां के लोग भारत में मिलना नहीं चाहें। अब सवाल उठता है कि क्या पीओके को भारत में मिलाना संभव हो सकेगा? इस सवाल को लेकर हमने कई डिफेंस एक्सपर्ट से बात की। हमारे डिफेंस टॉक में भी इस बात पर हमने चर्चा की, और जब डिफेंस एक्सपर्ट से बात की गई तो उनके मुताबिक पीओके को दोबारा भारत में मिलाना 4 वजहों से बेहद मुश्किल होगा। पहला, भारत को 2 मोर्चे पर जंग लड़नी होगी। चीन सीपीईसी प्रोजेक्ट के तहत पाकिस्तान के ग्वादर पोर्ट से लेकर चीन के काशगर शहर तक के लिए एक हाईवे बना रहा है। 15 साल में 3000 किलोमीटर लंबे हाईवे के साथ रेलवे लाइन और पाइपलाइन नेटवर्क पर चीन 65 बिलियन अमेरिकी डॉलर खर्च करने की तैयारी कर रहा है।
चीन अपने इस पैसों को यूं ही बर्बाद नहीं होने देगा। ऐसे में किसी हमले की स्थिति में चीन सीधे जंग में हिस्सा ले सकता है, क्योंकि पीओके में चीन का पैसा लगा है। पाकिस्तान के पीओके में सीपीईसी योजना के तहत तेजी से सड़कें और बड़े बड़े टनल जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर बनाए जा रहे हैं। ये तस्वीरें इसी योजना के तहत पीओके में बनी एक सुरंग की भी हैं, और तस्वीरें इस बात की गवाही भी देती हैं कि कैसे पीओके में चीन सुरंग भी बना रहा है और कई इंफ्रास्ट्रक्चर खड़े कर रहा है। पाकिस्तान के पीओके में सीपीईसी योजना के तहत तेजी से सड़क और बड़े बड़े टनल जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर बनाए जा रहे हैं। ये तस्वीर लगातार सामने आ रही है। दूसरी वजह होगी पाकिस्तानी सेना की तैयारी। पाकिस्तानी सेना 3 जंग भारत के साथ लड़ चुकी है। वे अपने संसाधनों के हिसाब से पूरी तरह से अगली जंग के लिए तैयार है। उसे यह भी उम्मीद है कि भारत से जंग की स्थिति में चीन उसका साथ देगा, क्योंकि चीन हमेशा से कहता आया है कि वो पाकिस्तान के साथ है, और अगर भारत के साथ जंग होती है तो चीन पाकिस्तान का साथ है। तीसरी वजह, पहाड़ी जंग। सेना की ट्रेनिंग के दौरान बताया जाता है कि मैदानी इलाकों में जंग के लिए जाते हैं तो अटैकर वर्सेस डिफेंडर का रेशियो 3:1 होता है, जबकि पहाड़ पर यही रेशियो 9:1 का हो जाता है। इसका मतलब यह हुआ कि ऊंचाई पर बैठे एक पाकिस्तानी जवान के लिए 9 भारतीय जवान तैनात करने होंगे। भारत और पाकिस्तान के बीच जंग हुई तो कश्मीर की पहाड़ियों पर होगी। ऐसे में भारत को काफी ज्यादा फौज और गोला बारूद लगाना होगा। चौथी वजह, पीओके का डेमोग्राफिक चेंज। 1947 के बाद पाकिस्तान को यह पता था कि पीओके के लिए भारत कभी भी जंग की शुरुआत कर सकता है। इसकी तैयारी पाकिस्तान ने पहले ही कर रखी है। इस्लामाबाद ने 1984 में पीओके के गिलगित बाल्टिस्तान में स्टेट सब्जेक्ट रूल को खत्म कर दिया। इसके बाद वहां पाकिस्तान के किसी दूसरे हिस्से का नागरिक जमीन खरीद सकता है। इसका परिणाम यह हुआ कि पीओके की डेमोग्राफी पहले से काफी बदल गई है। अब पंजाबी मुसलमानों की बड़ी आबादी यहां रहने वाली है, जो पाकिस्तान सरकार के लिए वफादार है। तो अब सवाल उठता है कि क्या सच में सरकार ऐसा कोई फैसला ले सकती है कि पीओके को भारत में शामिल किया जाए? तो जवाब है कि फिलहाल तो नहीं लगता कि भारत अभी ऐसा कोई बड़ा फैसला ले सकता है। यह 1-2 साल नहीं बल्कि कई सालों का प्लान होता है। 1971 का वक्त आपको याद होगा, जब 1971 की बांग्लादेश जंग भारत ने सिर्फ 13 दिन में जीत ली थी। इसकी एक मुख्य वजह यह थी कि वहां की पूरी आवाम भारत के साथ थी। अगर वहां की जनता भारत के साथ नहीं होती तो सेना कितनी भी मजबूत होती, जंग आसानी से खत्म नहीं होती। इसे ऐसे समझ सकते हैं कि पिछले 6 महीने से दुनिया की सबसे ताकतवर इजरायली सेना लड़ रही है, लेकिन वे छोटे से गाजा पट्टी पर कब्जा नहीं कर पाई। रूस यूक्रेन के सिर्फ उस डोंबास इलाके को जीत पाया है जहां रूस समर्थक लोग रहते हैं। बाकी के हिस्से में आगे बढ़ने के बाद भी रूसी सेना को वापस लौटना पड़ा। पीओके से कुछ वीडियो जरूर सामने आते हैं, लेकिन इतना काफी नहीं है। पीओके की ज्यादातर आबादी भारत के साथ नहीं है, और ऐसा डिफेंस एक्सपर्ट भी कहते हैं। अब सवाल उठता है कि क्या पीओके की समस्या के समाधान के लिए भारत या पाकिस्तान ने कभी कोई फॉर्मूला दिया है कि पीओके की समस्या का हल हो पाए और बातचीत से इसका हल निकल जाए? तो इसका जवाब भी हम आपको दे देते हैं। जवाब है हाँ। भारत और पाकिस्तान के बीच कश्मीर मुद्दे को हल करने के लिए कई समझौता हुआ। इनमें प्रमुख 1999 में लाहौर समझौता और 2001 का आगरा समझौता है। लाहौर समझौते में दोनों देशों ने जम्मू कश्मीर विवाद को जल्द से जल्द हल करने की बात कही थी, जबकि 2001 के आगरा समझौते में उस समय के पाकिस्तान के राष्ट्रपति परवेज मुशर्रफ ने 4 सूत्री समाधान का प्रस्ताव रखा था। पहला, सैनिक वापसी, यानी एलओसी के दोनों ओर लाखों सैनिक कश्मीर में तैनात हैं। मुशर्रफ के प्रस्ताव के अनुसार भारत और पाकिस्तान दोनों को स्थायी शांति के लिए अपने सैनिकों को वापस बुलाना होगा। ये चरणबद्ध वापसी होगी या कुछ और, इस पर दोनों पक्षों को विचार करने की जरूरत होगी। दूसरा, कश्मीर के लोगों को दोनों ओर आने जाने की अनुमति हो। कश्मीर की सीमाओं में कोई बदलाव नहीं होगा। हालांकि जम्मू और कश्मीर के लोगों को नियंत्रण रेखा यानी एलओसी के पार स्वतंत्र रूप से आने जाने की अनुमति होगी। अगर मुशर्रफ की योजना को भारत स्वीकार करता तो भारत को पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर, यानी जिसे पाकिस्तान अपने आजाद कश्मीर प्रांत के रूप में दिखाता है, उस पर पाकिस्तान की संप्रभुता को स्वीकार करना होता, और बदले में पाकिस्तान भारत की ओर से जम्मू और कश्मीर के हिस्से पर भारतीय शासन को स्वीकार करेगा। ये बातें कही गई। तीसरी वजह थी आर्टिकल 370 का कानून मजबूत हो। पाकिस्तान लंबे समय से कश्मीरियों के आत्मनिर्णय का हिमायती रहा है, लेकिन मुशर्रफ अधिक स्वायत्तता के पक्ष में इसे छोड़ने को तैयार थे।
इस प्रस्ताव का एक मतलब यह भी था कि जम्मू कश्मीर में 370 हमेशा के लिए रहता और भारतीय जनता पार्टी जो शुरू से ही इसे खत्म करने की बात करती रही थी उसे इस मुद्दे को छोड़ना पड़ता। कश्मीर के दोनों ओर के नेता मिलकर नेतृत्व करें, इस प्रस्ताव में यह भी था जो मुशर्रफ की तरफ से दिया गया था। यानी चौथी बात हम आपको बता रहे हैं, भारत पाकिस्तान और कश्मीर को शामिल करते हुए जम्मू और कश्मीर में एक संयुक्त पर्यवेक्षक तंत्र, इसमें मुशर्रफ का जोर स्थानीय कश्मीरी नेतृत्व को शामिल करने को था। यानी ले देकर भारत और पाकिस्तान ने जो प्रस्ताव पास किए उसमें कहीं ना कहीं दोनों ओर से कई बातें थी, लेकिन भारत को वो रास नहीं आई क्योंकि पाकिस्तान कई ऐसी बातों को कह रहा था जो नामंजूर कर दी गई। हालांकि शिखर सम्मेलन के विफल होने के कई सालों बाद मुशर्रफ ने दावा किया था कि भारतीय पक्ष समझौते से पीछे हट गया था, जबकि मसौदा प्रस्ताव हस्ताक्षर के लिए तैयार था। मुशर्रफ ने 2004 में एक कार्यक्रम में कहा था कि मुझे बताया गया कि भारतीय कैबिनेट ने अपनी मंजूरी देने से इस पर इनकार कर दिया था। उस समय के उप प्रधानमंत्री लालकृष्ण आडवाणी ने अपनी किताब माई कंट्री माई लाइफ में लिखा है कि जनरल मुशर्रफ ने मेरा नाम तो नहीं लिया था, लेकिन इशारा मेरी तरफ था कि मैंने आगरा शिखर वार्ता को असफल कर दिया। उस वक्त अटल बिहारी वाजपेयी ने मुशर्रफ के बयान को सरासर झूठ बताया था और कहा गया कि जब प्रस्ताव आया तो भारत ने कुछ नहीं कहा, लेकिन पाकिस्तान की ओर से यह कहा गया कि भारत ने इस प्रस्ताव को नामंजूर कर दिया। हालांकि पाकिस्तान की तरफ से लगातार यह कहा गया कि आगरा समझौते को विफल करने में भारत का हाथ रहा और इसलिए आज तक कश्मीर समस्या का समाधान नहीं हो पाया, लेकिन भारत लगातार इस बात से इनकार करता रहा है। लेकिन अब वक्त है 2024 का, जब 2024 में मोदी की सरकार है और मोदी सरकार में फिर पीओके का मामला उठा है और मोदी सरकार के मंत्री पीओके को लेने की बात कह रहे हैं। लेकिन ये इतना भी आसान नहीं है क्योंकि उसकी वजह हम आपको बता चुके हैं। फिलहाल आगे आने वाले समय में पीओके भारत में शामिल होगा या फिर ये सिर्फ बनी बनाई बातें ही साबित होंगी, ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल आपको ये खबर कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा और इस खबर को शेयर करना मत भूलिएगा। ऐसी तमाम और खबरों के लिए आप देखते रहिए श्रेष्ठ भारत। श्रेष्ठ भारत पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ भारत।